दोस्तों, आज की हमारी कहानी संजय और प्रीति के नाम। मेरे अंदर सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी। मैं एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। हमारा मकान मालिक मुन्ने बदमाश ने हमारे घर पर शोर मचाया था कि अगर कल सुबह 10 बजे उसके अड्डे पर किराया नहीं पहुंचा तो वो मेरे पापा की टांगें तोड़ देगा और मेरे घर का सारा सामान बीच चौराहे पर फेंक देगा। मुझे सामान की परवाह नहीं थी। भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं फिर से सामान खरीद सकती थी। लेकिन अगर मुझे किसी की परवाह थी तो वो थे मेरे पापा। मकान मालिक का किराया हम पर पिछले 1 साल से उधार था, जिसे उसने ब्याज के साथ बढ़ा चढ़ाकर लाखों में पहुंचा दिया था। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए कानून के भी कदम नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बहुत परेशान थी, इतनी कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। कई बार बराबर वाली टेबल की लड़की मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछ चुकी थी। मेरे साथ जो भी होता था वो मेरे चेहरे पर नजर आता था और आज भी ऐसा ही हो रहा था। मैं अब भी इन्हीं सोचों में डूबी थी कि अचानक ऑफिस में एक शोर मच गया कि बॉस आ रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। उस इंसान को जब भी देखती थी तो मेरे दिल में ख्याल आता कि क्या पता ये आदमी संजय सिंघानिया मेरी मदद कर दे। लेकिन फिर मैं बोलते बोलते हमेशा रुक जाती थी। मुझे डर था कि अगर उसने मुझे बेइज्जत कर दिया कि यहाँ पर इस तरह की मदद नहीं की जाती तो मेरा क्या होगा। वो व्यक्ति वैसे भी बहुत घमंडी था। भगवान ने उसे खूबसूरत बनाया था कि कोई भी लड़की उसे देखकर अपना दिल बेकाबू महसूस करती। लंबा कद, चौड़ी कदकाठी, दूधिया रंग और घने बाल जो हमेशा जेल से सजे रहते थे, लेकिन उसके खूबसूरत से चेहरे पर हमेशा एक गुरूर की परत चढ़ी रहती थी। कभी मैंने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो मेरा हाल भी बाकी लड़कियों जैसा ही था। दिल चाहता था कि बस यही मेरा हमसफ़र बन जाए, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। इसीलिए ये सिर्फ मेरी सोचों तक सीमित था। मैंने कभी इसे अपना सपना नहीं बनाया था। मैं अब भी यही सब सोच रही थी कि अचानक किसी ने मेरे सामने चुटकी बजाई और मैं होश की दुनिया में लौट आई। जैसे ही मैंने नज़रें उठाकर सामने मौजूद व्यक्ति को देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। संजय सिंघानिया मेरे 2 फुट की दूरी पर खड़ा था और मुझे गौर से देख रहा था। उसके सम्मान में सब खड़े हो चुके थे, लेकिन मैं अपनी सोचों में इतनी डूबी हुई थी कि उसके आने की मुझे खबर नहीं हुई थी। वो जेब में हाथ डाले मुझे बड़े सुकून के साथ देख रहा था। मैं डरी हुई खड़ी थी। उसने कहा कि जब मैं ऑफिस में आऊं तो सब मेरे सम्मान में खड़े रहें। अगर कोई मुझे बैठा हुआ नजर आया तो वो व्यक्ति याद रखे कि ये नौकरी का उसके लिए आखिरी दिन होगा। वो मेरी तरफ देखते हुए भी बोला, प्रीति है ना? उसका अंदाज अजीब था, कुछ इंसल्ट से भरा हुआ। मैंने तुरंत ही हाँ में सिर हिलाया। वो मुझे देखते हुए बोला, होश में रहा करो, नई हो इसलिए जाने देता हूँ। अगर फिर से ये गलती हुई तो इस ऑफिस से चलता कर दूंगा। सब कान खोल कर सुन लो, मैं अपने उसूल तोड़ने का कायल नहीं हूँ और ना ही कभी दूसरा मौका देता हूँ। लेकिन लड़की, तुम खुशकिस्मत हो कि मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर आगे से ध्यान रखना। वो ये बोलकर अपने ऑफिस में चला गया, जबकि मैंने गहरी सांस लेकर उसे हवा के हवाले किया और सुकून से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मगर मैं काम नहीं कर पा रही थी और उसकी वजह बदमाश मुन्ना था। अगर उसके पैसे न दिए तो वो जालिम आदमी बड़ी आसानी से मेरे पापा की टांगें तोड़ सकता था, क्योंकि वो बहुत ही जालिम इंसान था। उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसकी उम्र 45 साल थी, लेकिन उसकी हरकतें किसी आवारा नौजवान जैसी थीं। मैंने उससे खूब मिन्नतें की थीं कि भाई मुझे 2 महीने का वक्त दे दो, मैं अपने काम से पैसे जोड़कर तुम्हें दे दूंगी। लेकिन वो ठहरा बदमाश, भला मेरी बात को क्यों सुनेगा। उसने साफ कहा था कि मुझे ज़्यादा बातें सुनना पसंद नहीं, बस तुमसे हमारी पुरानी पहचान है, इसीलिए तुम्हें कुछ दिन की मोहलत दे देता हूँ। लेकिन अगर अब तुमने कोताही की तो तुम्हारे बाप की टांगें तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी मुझे। ये बात कहते हुए उसने मुझे सर से लेकर पैर तक बड़ी ही अजीब नज़रों से घूरा था और उसकी नज़रों से मैं कांप कर रह गई थी। मैं अच्छे से जानती थी कि वो हम पर पैसों का प्रेशर क्यों बना रहा था और पिछले 1 साल से उसने हमसे पैसे क्यों नहीं मांगे थे। अब अचानक पैसे क्यों मांग रहा था? क्योंकि उसकी गंदी नज़र मेरे ऊपर थी। उसे पता था कि हम पैसे चुका नहीं पाएंगे और वो मुझे मजबूर करेगा। मैं जल्दी से उससे नज़रें चुरा गई थी और मैंने तुरंत ही हाँ में सिर हिलाया था। मेरे पापा वैसे भी बीमार रहते थे। मेरी माँ के देहांत के बाद से वो तो अपने आप में ही गुम हो गए थे।
अगर मैं उनसे बात कर लेती तो वो जवाब दे देते, वरना इसके अलावा बस खामोशी से माँ की तस्वीर को ही देखते रहते थे। मेरे पापा जब तक मेरी माँ इस दुनिया में थी अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीते थे। छोटी छोटी खुशियों को इस तरह मनाते कि मैं हैरान रह जाती कि इस उम्र में भी उन्हें जीने का कितना शौक है। लेकिन जब से मम्मी इस दुनिया से गई थी वो बिल्कुल मुरझा गए थे। न किसी से बात करना, न किसी की बात का जवाब देना और ना ही कुछ कहना। वो कुछ काम नहीं करती थी और ना ही मैं उन्हें कहती थी। हम दो ही तो लोग थे। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने ही मेरी खातिर मेहनत की थी। इसलिए इतना तो बनता था कि जब मैं इतनी काबिल हो चुकी थी कि अपने बाप को 3 वक्त की रोटी खिला सकूं, तो मैं उन्हें नौकरी क्यों करने देती। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई। सर ने कहा था कि आज उनका मूड बहुत अच्छा है, तो मैंने यही सोचा क्यों ना मैं अपनी परेशानी उनके सामने रखूं। क्या पता वो मेरी मदद कर दें और मेरा काम बन जाए। मैं एक उम्मीद के सहारे उसके ऑफिस के करीब आई थी। हल्की दस्तक देकर मैं जवाब का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही कमरे से गंभीर आवाज आई, अंदर आ जाओ। और मैं कांपते कदमों के साथ अंदर दाखिल हो गई। सामने ही वो अपनी रौबदार पर्सनालिटी के साथ व्हील चेयर पर बैठा किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। उसकी निगाहें मुझ पर ही थीं। वो हैरान था। आज से पहले मैं कभी भी उसके ऑफिस नहीं गई थी। मुझे जो भी मसला होता था मैं मैनेजर या फिर उसकी असिस्टेंट से ही मिलती थी। लेकिन आज मेरा अचानक से जाना उसे हैरान कर गया था। उसने बहुत ही छोटी सी बात करके मोबाइल रख दिया और मुझे देखने लगा, जबकि मैं बहुत नर्वस थी और ऑफिस में खड़ी होकर उंगलियां चटका रही थी। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे ये सब करना चाहिए या नहीं। दिल की धड़कन काफ़ी तेज थी। मैं अभी कुछ कहती उससे पहले ही वो आदमी बोला, क्या यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आई हो लड़की? जो बात है जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली थी और सख्त नज़र से उस आदमी को देखा था और फिर उसके बाद कमरे में वो हुआ जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने अचानक ही अपनी आस्तीनें फाड़ना शुरू कर दी, पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की, जबकि वो हैरान निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर चिल्लाना शुरू कर दिया। दुपट्टा उसकी टेबल पर जाकर गिरा। वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं चिल्लाते चिल्लाते उसके करीब जा रही थी, बचाओ बचाओ। मेरी आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। संजय सर, मुझे छोड़ दीजिए। ये क्या हो गया है आपको? कोई तो मेरी मदद करो। मेरी इज्जत को इस तरह बर्बाद मत करो। मेरा बूढ़ा बाप ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये बोलते बोलते उसके करीब जाकर उसके सीने से लग चुकी थी। अचानक से बॉस के ऑफिस का दरवाज़ा खुला और धड़ाधड़ कर्मचारी उसके ऑफिस में आना शुरू हो गए, जबकि वो मुझसे अपने शरीर से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसका अंदाज ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे गले से लगाए हुए हो। अचानक ऑफिस में एक शोर सा मच गया था और इस बार मुझे उसके शरीर से खुद ही अलग होना पड़ा। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने अपने चेहरे को भी नोच लिया था, साथ ही साथ अपने बाल भी बिगाड़ लिए थे ताकि जो मैंने किया था वो सच लगे। एक कर्मचारी ने मेरा दुपट्टा मेरे पास बढ़ाया, जिसे मैंने तुरंत ही अपने आसपास फैला लिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जबकि मैं रोते रोते हमारे ऑफिस के सबसे सम्मानित कर्मचारी के पास आ गई और उनके करीब खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली कि इन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाकर मेरी इज्जत ख़राब करने की कोशिश की है। मैं तो कहूँ कि इन्होंने सुबह मुझे माफ़ क्यों कर दिया था, वरना तो ये किसी को भी माफ़ नहीं करते। संजय सर, आप ये क्यों भूल गए कि मैं एक अच्छे घराने की लड़की हूँ। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया जो आप मेरे साथ करना चाहते थे। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मेरा बाप बूढ़ा इंसान है। ये कहते कहते मैं ज़मीन पर बैठ गई थी, जबकि सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे और यही हाल संजय सर का था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी होने वाला है। अचानक ही फिर से शोर मचा कि बड़े बॉस आ गए हैं, यानी संजय सर के पिता। अब मुझे अपने ड्रामे को और भी बढ़ाना था। मैं भागकर उनके ऑफिस से बाहर आई और सामने मौजूद संजय सर के पिता को देखते ही उनके कदमों में गिर पड़ी। रोते हुए बोलने लगी, सर देखिए, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। आपके बेटे ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। भला मुझसे शादी कौन करेगा? सब मुझे बदचलन कहेंगे। पूरे ऑफिस ने देखा है मुझे उनके साथ। मेरा अब क्या होगा? मैं मगरमच्छ के आंसू बहाकर संजय सर के पिता को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी और कामयाब भी हो चुकी थी। तभी मेरा बॉस संजय भी वहीं आ गया था। उसने अचानक मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने सामने किया। एक पल के लिए मेरा सांस थम गया था। वो मेरे चेहरे पर गुस्से से
नज़र डालकर गरजा था, लड़की अपनी औकात में रहो, कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर की नौकरानी भी न रखूं, और मैं संजय सिंघानिया तुम्हारे साथ रिश्ता बनाऊंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उसने मुझे बाहर की तरफ धकेला, जबकि मुझे लगा जैसे मामला अब मेरे हाथ से निकल चुका है। लेकिन जो खेल मैं खेल चुकी थी अब इतना आसान नहीं था कि मामला मेरे हाथ से निकल जाता। अचानक ही संजय के पिता ने गुस्से से संजय को घूर कर डांटा कि हद में रहो संजय, जो हरकत तुम कर चुके हो इस बच्ची के साथ, अब तुम्हें इस पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं, चुपचाप ऑफिस चलो। उन्होंने उसे डांट कर मेरी तरफ रुख किया और बोले, बेटा आप भी हमारे साथ चलिए। मैं रोते रोते उनके पीछे पीछे चलने लगी। संजय लाख समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया गया। पूरा ऑफिस मेरे साथ था। ये बातें सुनकर उसके पिता का दिमाग भी खराब हो गया था। उन्होंने संजय सर को बहुत डांटा, जबकि वो एक ही बात कह रहा था, बाबा मेरा यकीन कीजिए, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। यही लड़की कमरे के अंदर आई और मुझसे चिपकते हुए अपने कपड़े फाड़ लिए। अगर मेरे ऑफिस का कैमरा ठीक होता तो मैं अभी के अभी आपको दिखा देता, मैं सच बोल रहा हूँ। जबकि मैंने उसी पल भगवान का धन्यवाद किया कि ऑफिस का कैमरा ख़राब था। मैं तो जल्दबाजी में ये भी भूल गई थी कि सर के कमरे में कैमरा भी हो सकता है। अच्छा हुआ वो ख़राब था, वरना मैं तो आसानी से पकड़ी जा सकती थी। मैं इस टाइप की लूज कैरेक्टर या गिरी हुई लड़की हरगिज नहीं थी। आज मैंने जो कुछ भी किया था बहुत ही मजबूरी में किया था, और ये सब करने के लिए मैंने अपने अंदर बहुत ही हिम्मत जमा की थी। मुझे न कहीं से तो 1 लाख रुपये जमा करने ही थे। अगर मैं इतने पैसे जमा न कर पाती तो वो मुन्ना बदमाश मेरी इज्जत रौंद कर चला जाता, और मेरा बूढ़ा बाप भी कुछ नहीं कर पाता। मुझे अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी, और मुझे अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत लुटने का नाटक करना पड़ा था। और इससे आगे का प्लान मेरा और भी खतरनाक था, क्योंकि मैं इस तरह सिर्फ बदनाम होकर बैठ नहीं सकती थी। मुझे एक पवित्र रिश्ते में भी बंधना था, जिससे कि मेरी खोई हुई इज्जत मुझे वापस मिल जाती। क्योंकि पूरे ऑफिस के सामने ये बात आ चुकी थी कि संजय ने मेरी इज्जत खराब की है, और इसीलिए मैंने और भी ड्रामा किया। मैंने उसके पिता की तरफ देखा और दुखी लहजे में कहा, रहने दीजिए साहब, हम गरीबों को कहाँ इंसाफ मिलता है, इस बार भी हमें ही चुप रहना पड़ेगा। संजय बहुत ही भड़का हुआ था, कहने लगा, लड़की अपनी औकात में रहो, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम बेवजह मुझे क्यों बदनाम कर रही हो। जो भी बात है खुलकर बोलो, इस तरह तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके ये कहते ही उसके पिता अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा आप अपने घर जाएं, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, और अब क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। मुझे मामला बिगड़ता हुआ महसूस हुआ तो मैं एक बार फिर उसके पिता के कदमों में बैठ गई और रोते हुए बोली, सर आपके बेटे ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ कि अभी मेरी इज्जत सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी इज्जत दागदार हो चुकी है, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ कि बंद कमरे के अंदर संजय सर ने अपनी हद पार नहीं कर पाई थी। लेकिन लोग इस बात का विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी मुझे नहीं अपनाएगा। अगर हो सके तो अपने बेटे को मना लीजिए कि वो मुझसे शादी कर ले, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने ये बात इस अंदाज में की थी कि संजय सर से शादी के लिए मैं राजी नहीं हूँ, बस मजबूरी में उसका साथ चाहती हूँ। उसके पिता ने सर हिलाया और मुझे जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने पहले ही अपने ड्राइवर से कह दिया था कि मुझे सुरक्षित मेरे घर तक पहुँचा दे। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी मैंने सुकून की सांस ली। जो मैं कर चुकी थी वो बहुत ख़तरनाक था। मैंने ये सब एक साजिश के तहत नहीं किया था। जब मैं उसके केबिन में गई थी तो उससे बात करना चाहती थी, उससे मदद मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था वो कभी भी मेरी ज़्यादा पैसों से मदद नहीं करेगा, और अगर उससे मेरी शादी हो जाती तो मेरी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाती। जब मैं घर पहुंची तो पापा चुपचाप माँ की तस्वीर को देख रहे थे। मैंने जल्दी से जाकर पहले कपड़े बदले, क्योंकि अगर उनकी नज़र उन फटे हुए कपड़ों पर पड़ जाती तो वो ज़रूर मुझसे सवाल करते, और मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। मैं पापा के बगल में चुपचाप बैठ गई थी, और वो मुझे हैरानी से देखते हुए बोले, प्रीति गुड़िया तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गई, हालांकि तुम तो शाम को आती हो, सब खैर तो है ना। मैंने तुरंत ही सिर हिलाते हुए हाँ हाँ सब ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने पूछा, आपने खाना खा लिया? इस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा अभी तो नहीं खाया, दरअसल भूख नहीं थी। तुम बताओ तुमने खा लिया? मैंने भी ना में सिर हिलाया और उनसे कहा, आप थोड़ी देर इंतज़ार करें,
मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मैं फ़ौरन ही किचन में जाकर जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में संजय सिंघानिया ही घूम रहा था। वो और उसका पिता मेरे साथ क्या करने वाले थे मुझे नहीं पता था। मैं बस भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उसके ऑफिस का कैमरा ख़राब था। अगर उसके ऑफिस का कैमरा ठीक होता तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। एक तो मैं झूठ बोल रही थी और ऊपर से इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही थी। कोई भी व्यक्ति होता तो मुझे आसानी से घर बैठने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि फ़ौरन ही जेल पहुंचा देता। और मुझे डर इसी बात का था। मैंने खाना तैयार किया और पापा के सामने रख दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे ढेर सारी दुआएं दी। अभी हम दोनों बाप बेटे एक दूसरे में ही बिजी थे कि हमारे घर का दरवाज़ा बजा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यकीनन दरवाजे पर संजय सिंघानिया और उसके पिता थे और यही सोचकर मुझे बेचैनी हुई थी। मैं अभी उनसे मिलना नहीं चाहती थी। मुझे 1-2 दिन का समय चाहिए था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि मैं घबरा गई। लेकिन दरवाज़ा तो खोलना ही था। मैंने दरवाज़ा खोला तो ठीक सामने संजय सिंघानिया और उसके पिता मौजूद थे। मैंने दोनों को ही अंदर आने के लिए जगह दी। संजय का तो बस नहीं चल रहा था कि वो अभी और इसी वक्त हमारे घर से भाग जाए, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। वो सोफे पर बैठकर पूरे घर का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। उसके पिता मुझे देखते हुए नरम लहजे में बोले, ये आपके पापा हैं? मैंने तुरंत ही सिर हिला दिया। उन्होंने सिर को हल्का सा हिलाया और मेरे पापा की तरफ देखते हुए बोले, सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पापा हैरान थे कि आखिर ये कौन है और हमारे घर क्यों आए हैं। वो कुछ कहते उससे पहले ही मैंने हाथ के इशारे से उन्हें ठहरने का इशारा किया और पापा के पास झुकते हुए बोली, पापा, ये मेरे बॉस हैं और उनके पापा हैं और ये मेरे लिए आपसे बात करने आए हैं। एक पल के लिए पापा ने मुझे हैरानी से देखा और फिर सिंघानिया साहब के मुंह की तरफ ध्यान देने लगे। वो मेरे पापा को देखते हुए बोले, असल में मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश कर रहा था। आज इत्तेफाक से मैं ऑफिस आया तो मेरी नज़र आपकी बेटी पर पड़ी। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि आपकी बेटी को ही मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। अगर आपको हमारा रिश्ता ठीक लगे तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। मेरे पापा तुरंत बोले, लेकिन आप मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी क्यों करवाना चाहते हैं? हालांकि आप तो काफ़ी अमीर हैं और हम तो गरीब लोग हैं। मेरे पापा की इस बात पर वो थोड़ा घबरा गए, लेकिन तुरंत ही बात संभालते हुए बोले, असल में हमने आपकी बेटी की काबिलियत देखी है और भगवान की बड़ी कृपा है कि आपकी बेटी देखने में भी बड़ी प्यारी है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं अपने संजय के लिए लड़की की तलाश में था और आज इत्तेफाक से आपकी बेटी पर मेरी नज़र पड़ गई। इसलिए मैंने सोचा कि देर करना सही नहीं है। अगर आप हाँ करें तो मैं एक अच्छी तारीख देकर इन दोनों की मंगनी करवा देता हूँ और फिर जब आप कहेंगे तब हम शादी करवा देंगे। मेरे पापा हैरान थे कि बैठे बिठाए हमें इतने अमीर घराने से रिश्ता कैसे मिल सकता है। वो कुछ कहते उससे पहले ही मैंने उनका हाथ दबाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। जब मैं चाय बनाने के लिए उठने लगी तो बॉस के पिता अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, जब आपके पापा हाँ बोल देंगे तब हम मंगनी वाले दिन ही आपके घर पर चाय नाश्ता दोनों कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। भाई साहब, ये मेरा कार्ड है। जब भी आपकी रजामंदी हो इस नंबर पर फ़ोन करके बता दीजिएगा। मैं अब चलता हूँ। मैंने 1-2 बार उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो फ़ौरन ही चले गए। इस दौरान मुझे अपने वजूद पर संजय की निगाहें अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे जिंदा निगल जाए। उसके जाते ही पापा ने तुरंत पूछा, प्रीति, ये सब क्या मामला है? गुड़िया, ये लोग कौन थे और तुम्हारा रिश्ता क्यों मांग रहे थे? मैंने धीरे धीरे उन्हें गोल मोल करके कुछ बातें समझा दी और उन्हें तुरंत ही रजामंदी देने को कहा। पापा ऐतराज़ करना चाहते थे। शायद उन्हें ये रिश्ता समझ नहीं आया था या फिर संजय सर का मुझे घूरना और घमंड से बैठना उन्हें पसंद नहीं आया था। लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने रजामंदी दे दी और 1 हफ्ते के आखिर में मेरी मंगनी उसके साथ तय हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने भगवान का किस तरह धन्यवाद करूं। कितनी आसानी से सब काम हो चुके थे। मैं जानती थी मेरी शादी जिस तरह से हो रही है वो मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। मैंने मंगनी से पहले ही संजय के पापा से बात कर ली थी कि मुझे 1 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। हमने अपने मकान मालिक को वो पैसे वापस करने हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मुन्ना बदमाश है और शादी में रुकावट डाल सकता है। संजय के पापा एक अच्छे इंसान थे। संजय की तरह सख्त दिल इंसान नहीं थे
उन्होंने मेरी बात को समझा और हाँ कर दिया। मुझे तो हैरानी होती थी, इतने अच्छे इंसान का इतना खड़ूस बेटा भी हो सकता है। मंगनी की अंगूठी मेरी उंगली में पहनाते हुए जिस तरह संजय ने मेरा हाथ दबाया था, दर्द के मारे मेरी सिसकारी निकल गई थी और मुझे पता था अब ये दर्द मैंने सारी जिंदगी झेलना था। मुझे संजय की नफरत का सामना तो करना ही था, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक बहुत ही घटिया इल्जाम लगाकर उससे ये मंगनी की थी। मैंने जज्बाती फैसला तो ले लिया था, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। मैंने मुन्ना बदमाश को उसके पैसे दे दिए थे, किराने वाले का कर्ज भी चुका दिया था। अब असल मसला मुझे अपनी नौकरी पर जाने का था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने डरते डरते संजय के पापा को फ़ोन किया। मुझे पता नहीं था कि आगे से मुझे क्या सुनने को मिलेगा, लेकिन पहली बार मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने जो कुछ भी किया था ये सब गलत था और मुझे इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन मैं मजबूर थी। अपने हालात के हाथों मैं इतनी बेबस हो चुकी थी कि मैंने अपनी इज्जत का ही सौदा कर डाला था। मेरा फ़ोन एक ही बेल पर उठा लिया था और उन्होंने बड़े ही शिष्ट अंदाज में मुझसे बात की। मैंने हालचाल पूछने के बाद सीधे उनसे बात पूछी कि क्या मैं आज ऑफिस आ सकती हूँ, क्या मैं अपनी नौकरी दोबारा कर सकती हूँ। तो वो तुरंत ही बोले, हरगिज नहीं मेरे बच्चे, आपको अगर पैसों की ज़रूरत है या फिर कोई भी मसला है आप हमें बताएं। हम आपके पिता समान हैं, आपका पति है और एक अच्छा बिजनेसमैन है। अब आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं बोली, लेकिन पापा जी मैं अभी नौकरी करना चाहती हूँ, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अभी सारी जिम्मेदारियाँ आप लोगों की नहीं हैं। मेरे पापा बीमार हैं, उनकी दवाइयों के खर्चे मुझे ही उठाने हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी नौकरी पर वापस आना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मना करना चाहा। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरे पापा का इलाज भी करवाएंगे, लेकिन मैं अड़ी रही। मैं खुददार लड़की थी और इसी खुददारी में मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। उन्होंने मुझे बुझे दिल के साथ अनुमति दे दी, लेकिन अब असल मसला संजय का था कि पता नहीं वो क्या रद्द अमल होगा। लेकिन मैं भगवान से दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जो भी हो बस मैं उसके गुस्से के निशाने से बच जाऊं। यह आदमी भला का खूबसूरत था, कोई भी उसे देखता तो अपना दिल हार बैठता, लेकिन उसकी गुस्सैल तबीयत से मुझे बहुत डर लगता था। मेरा पूरा दिल कांप जाता था। लेकिन अब जो मैंने कर लिया था उसे मुझे निभाना ही था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर वो आदमी मुझे छोड़ देगा तो मैं उफ नहीं करूँगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने ये शादी की थी मेरे साथ ये सब होना बनता था। ये तो एक नेचुरल था, मैं चाहती नहीं थी, लेकिन सब होता चला गया। और अब मैं एक ऐसे दो राहें पर खड़ी थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। मेरे पापा ने भी मुझे हैरानी से देखा, जबकि मेरे पास एक ही वजह थी कि मैं उनके पैसों पर अपनी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहती। मुझे नौकरी करनी है और आपकी देखभाल करनी है, मैं इस तरह नहीं जी सकती। मेरे पापा मेरी खुददारी पर खुश हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये सब करने से बाज रहने की हिदायत भी दी थी, मगर मैंने उनकी बात को नहीं सुना। मैं ऑफिस पहुंची तो सबने मेरा स्वागत बड़े ही अच्छे अंदाज में किया था। सभी मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मेरा केबिन भी अलग कर दिया गया था। ये सब देखकर मैं हैरान थी। मैं अपनी पुरानी टेबल पर ही बैठना चाहती थी, लेकिन जब मुझे एक अलग ऑफिस का कमरा दिया गया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं ऑफिस में बैठी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और संजय सिंघानिया गुस्से में भरा हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गईं। वो अचानक ही मेरे करीब आया और झटके से उसने मेरी कुर्सी को दीवार से लगा दिया। मैं उसे सांस रोके देख रही थी। उसने मेरे बालों से मुझे पकड़ लिया। मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अचानक ही वो मेरे होंठों पर झुका और अपनी शिद्दत भरी चाहत मुझ पर उंडेलने लगा। मैं उसे पीछे हटाना चाहती थी क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो शख्स काफ़ी ताकतवर था और मैं एक नाजुक लड़की थी। कुछ ही देर में वो मेरे नाजुक से होंठों को जख्मी कर चुका था और मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मैं तो उससे कुछ और ही उम्मीद कर रही थी कि वो मुझ पर चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन इस तरह वो मुझे किस करेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं उठकर कमरे से भाग जाना चाहती थी कि अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़कर मोड़ दिया और कमर से लगाते हुए मेरे कान में फुसफुसाकर बोला, यही सब कर रही थी ना तुम मेरे साथ, यही ख्वाहिश थी ना कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ करता, तो आज मैं सब कुछ तुम्हारे साथ वही करूँगा। वैसे तुम बड़ी तेज लड़की हो, तीर भी ऐसा मारा कि तुम्हारी तो बारे न्यारे हो गए। तुमने सोचा होगा अपने हुस्न का जादू चलाकर संजय सिंघानिया को फंसाने का कोई फ़ायदा नहीं,
क्योंकि इस तरह मैं तुम्हारा यूज़ करता, तुम पर कुछ पैसे खर्च करता और फिर तुम्हें छोड़ देता। लेकिन तुमने तो ऐसा तीर मारा है जो एकदम सही निशाने पर बैठा है। इज्जत के साथ मेरी पत्नी बनने जा रही हो और दौलत से भी माला माल हो जाओगी। ये कहते कहते वो मुझे कमर से कस के पकड़ चुका था। मेरे होंठों से हल्का हल्का खून रिसने लगा था, जिसे वो अपनी उंगली से साफ कर रहा था। कहने लगा, वैसे प्रीति, कोई बुराई नहीं है अगर कुछ पल मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत के गुजार लूँ, क्योंकि तुम तो मेरे ऊपर वैसे भी इल्ज़ाम लगा ही चुकी हो। और अब मैं तुम्हें असल में ये सब करके दिखाता हूँ और फिर पूछता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। ये कहते ही उसने मेरा दुपट्टा गले से उतार कर फेंक दिया था। उसकी उंगलियां मेरे कमर से रेंग कर ऊपर तक का सफ़र करने लगी थीं। उसके सांसों की सरसराहट मेरे कानों में गूंजने लगी थी। वो मेरे इतना करीब था कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके बदन से उठती महंगे परफ्यूम की खुशबू मेरे नथनों से टकरा रही थी। अब वो अपने होंठ मेरे गर्दन पर रख चुका था। मैंने उसे दोनों हाथों से धक्का देना चाहा। मेरे हलक से घुट्टी घुट्टी सी आवाज़ निकली थी, प्लीज़ सर, ये सब मत करें, ये गलत है। संजय ने सरगोशी के अंदाज में कहा, ये गलत है? फिर वो क्या था जो उस दिन तुमने मेरे साथ मेरे कमरे में आकर किया था? मेरी आंखों में बेबसी के आंसू चमकने लगे थे। मैंने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती कि क्यों किया था, लेकिन प्लीज़ अभी आप मुझसे दूर हो जाएं। मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो बस वो चुपचाप मुझे कुछ देर घूरता रहा और फिर गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही, फिर अपने चारों ओर दुपट्टा लपेट लिया। इंसान की मजबूरी उसे क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। आज मुझे इस बात का अच्छे से एहसास हो रहा था। मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। काफ़ी देर तक मैं खुद को शांत करती रही, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे अगर कोई काटे तो खून ना निकले। अब मुझे एहसास हो रहा था कि अगर इस आदमी ने मेरे साथ कुछ गलत किया होता तो मेरा क्या होता। मैं ऑफिस में ज़्यादा देर ना बैठ सकी और बिना उसे बताए ही घर वापस आ गई। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी जब हमारे घर के दरवाजे पर घंटी बजी। मुझे आवाज़ आई। मैं समझी कि मोहल्ले का कोई व्यक्ति पापा से मिलने आया होगा, लेकिन मुझे जरा भी पता नहीं था कि आज हमारे दरवाजे पर कौन आया है। जैसे ही पापा की खुशगवार आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दम निकलने के करीब आ गया था। आओ बेटा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। पापा बोले, प्रीति बिटिया, देखो दामाद जी आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मैं तुरंत अपना दुपट्टा पहनकर बाहर आई तो संजय सिंघानिया हमारे सोफे पर पैर जमाए बैठा हुआ था और वो मुझे अपनी खूंखार निगाहों से घूर रहा था। मैंने थूक निगल लिया था। पापा ने मुझे देखते हुए कहा, जाओ बेटा, दामाद जी के लिए पानी लेकर आओ। मैंने तुरंत ही सिर हिलाया और जल्दी से पानी लेकर उसके सामने पेश कर दिया, लेकिन उस आदमी ने पानी कुछ इस तरह से पकड़ा कि पानी उसके हाथ में आने की बजाय उसके कपड़ों पर गिर गया। पापा और वो दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो गए। मुझे अपने चारों ओर सिर्फ खतरे का एहसास हो रहा था। पापा ने फौरन कहा, बिटिया, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? देखो जरा, सारे कपड़े खराब कर दिए। फिर पापा बोले, अच्छा प्रीति, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ और इनके कपड़े सुखाओ। वो मुझे कमरे की ओर इशारा करते हुए बोल रहे थे, जबकि मैं दिल ही दिल में उस व्यक्ति को 100 लानतें भेज रही थी। वो तुरंत ही बोला, हाँ हाँ चलो प्रीति। इस तरह गीले कपड़ों के साथ तो मैं यहाँ बैठने से रहा और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस व्यक्ति का चेहरा नोच लूँ, जो देखने में तो खूबसूरत था लेकिन उसकी सोच किसी शैतान से कम नहीं थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती कमरे में दाखिल हुई कि अचानक ही उसने मेरी गर्दन पकड़कर दीवार से लगा दिया और मेरी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मेरी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज़ में गुर्राया, किसकी इजाज़त से तुम ऑफिस से अकेली घर आई थी प्रीति? ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अब तुम मेरी मिल्कियत हो और आज के बाद तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, ऑफिस से किस समय घर वापस आना है, सब मेरी मर्जी से करोगी और मैं अपनी मिल्कियत को इस तरह अकेले बाहर घूमने की इजाज़त हरगिज नहीं दूंगा। आज तो तुमने ये हरकत कर ली और मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया, लेकिन अगर भविष्य में तुमने ऐसी हिम्मत करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी टांगें अपने हाथों से तोड़ दूंगा। मेरा पूरा शरीर थरथरा उठा था। मैं उसे कहना चाहती थी कि मैं कोई उसकी जड़ खरीद गुलाम नहीं हूँ, लेकिन कह न सकी क्योंकि मैंने जो कुछ किया था मुझे उसका अंजाम तो भुगतना ही था। आखिर उसने अपने अंदर की भड़ास भी तो निकालना थी। अब वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करने लगा था। सुबह खुद मुझे लेने के लिए आता और सारा दिन अपने ऑफिस में बिठाकर मुझे मानसिक यातना देता।
कभी कहता कि अपना दुपट्टा गले से उतार कर रख दो, आखिर को मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मुझसे कैसी शर्म। तो कभी मेरे लिए गिफ्ट के तौर पर ऐसी ड्रेस पकड़ा देता कि मैं उसे देखते ही शर्म से पानी पानी हो जाती, और जब मैं उसे पहनने से इनकार करती तो वो गुस्से से मेरे ऊपर दहाड़ते हुए कहता, अब तुम्हें ये सब कुछ करने में शर्म क्यों आती है, जब तुम्हें उस दिन शर्म नहीं आई थी। और मैं मजबूरन उसकी लाई हुई ड्रेस पहनती तो वो मेरे बेहद करीब आकर मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता कि मेरे पूरे शरीर में बिजलियां सी दौड़ने लगतीं। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर था, और एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना सारी सच्चाई बताकर कहानी का अंत कर दिया जाए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। वक्त गुजर रहा था और मेरी जिंदगी बद से बदतर थी। शायद भगवान भी मुझे सबक सिखाना चाहते थे कि किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दखल नहीं देना चाहिए। वो लगातार मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, जबकि मैं उसकी यातनाओं को सहते सहते थक चुकी थी। आखिरकार मैंने साफ शब्दों में उससे मंगनी तोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन अचानक उसने एक बार फिर मेरी कमर से पकड़कर मुझे कुर्सी पर धकेल दिया और वहीं मेरे ऊपर झुकता चला गया। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो मेरे वजूद से बिल्कुल भी हट नहीं रहा था। और जब संजय अपनी हद से बढ़ने लगा तो मैंने कांपते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करें, शादी से पहले ये सब कुछ गलत है। लेकिन आज जैसे संजय अपने होश में नहीं था, वो मुझे पूरी तरह अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़े हुए था। और फिर धीरे धीरे संजय अपनी सारी हदें पार कर गया था। फिर जब वो मुझसे अलग हुआ तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, और उस मुस्कान को देखकर मैं पूरी तरह कांप गई थी। मैं अपने आप में सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। मैंने रोते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अच्छे से पता है अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जो भी हमारे बीच हुआ है वो सब नाजायज़ है। वो अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहने लगा, अगर तुम मुझे मंगनी तोड़ने की बात न करती तो शायद मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ न करता, लेकिन अब मेरे साथ ये रिश्ता तुम्हारा बन चुका है और अब तुम मुझसे मंगनी नहीं तोड़ सकती। स्वीटहार्ट, इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो और तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी तो पूरा करना है जो तुम मेरे साथ पहले से करना चाहती हो। ये बोलकर वो एक बार फिर मेरे करीब आने लगा था, जबकि इस बार मैंने हाथ जोड़ दिए थे और वो मुझसे दूर हो गया। और आज मुझे एहसास हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ और इस सब में गलती मेरी थी। मैं संजय को गलत नहीं मानती थी, वो तो मर्द था और उसकी हिम्मत तो मैंने ही बंधाई थी, और आज वो मेरे साथ अपनी सारी हदें पार कर गया था। मैं खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। भले संजय से मेरी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन वो मेरा पति नहीं था, और शादी से पहले इस तरह रिश्ता बनाना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। एक नाजायज़ रिश्ता था ये। मैंने अपने माँ बाप के संस्कारों पर कीचड़ उछाल दिया था। अगर मेरे बाप को पता चल जाता तो मैं कभी उनसे नज़रें नहीं मिला पाती। मैंने अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चला दी थी। मैं सीधा ऑफिस से निकलकर एक हाईवे पर खड़ी हुई थी। मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे ऑफिस से निकलते हुए संजय ने देखा था, लेकिन ये छुट्टी का समय था, इसलिए उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। रात के 8 बज रहे थे। गाड़ियों की आवाजाही कुछ ज़्यादा ही थी और मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती थी। और इससे पहले मैं किसी गाड़ी के नीचे आती, किसी ने मुझे ज़ोर से खींचा था। हम दोनों ही लड़खड़ाते हुए झाड़ियों में गिरते चले गए थे, और जब मैंने देखा कि मुझे खींचने वाला कोई और नहीं संजय था, तो मैंने नफरत से उसे खुद से दूर हटाया था। मैंने कहा, दूर हटो मुझसे, मुझे चैन से न जीने देते हो और न मरने देते हो। वो मुझे झाड़ियों से खींचकर गाड़ी में बिठा चुका था और अब मुझ पर गरजते हुए कह रहा था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद की जान लेने की। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मर जाना चाहिए। तुम रोज़ रोज़ मुझे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते रहोगे और मैं ये सब सह नहीं सकती। लेकिन संजय के अगले खुलासे पर मैं मुंह खोले संजय को देख रही थी, जो मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहा था। कह रहा था, प्रीति, इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, और अब से नहीं, मंगनी के दूसरे दिन से ही तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। और कब ये लगाव मोहब्बत में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। जब तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था तो मैं तुम्हें घटिया नीच लड़की समझता था। मुझे लगता था तुम पैसों की लालची हो और पैसों के लालच में आकर लड़कों को फांसती हो और उनसे ऐसे ही पैसे ऐंठती हो। मैं ये मंगनी करना नहीं चाहता था, लेकिन पापा के दबाव में आकर मैंने ये मंगनी की थी। लेकिन मैं तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे थे ताकि तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं और पापा को दिखाकर ये मंगनी तोड़ सकूं। लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ और ही पता चला
कि तुम एक बहुत ही शरीफ लेकिन मजबूर और लाचार लड़की हो। अपने मकान मालिक मुन्ना बदमाश की गंदी नज़रों से तुमने खुद को कैसे कैसे बचा कर रखा था, मुझे सब पता चल गया था। और फिर तुम्हारी सहेली से मुझे पता चला कि तुमने मुझे क्यों ब्लैकमेल किया था। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे साथ एक सच्चा और पवित्र रिश्ता निभाऊंगा, तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और फिर धीरे धीरे मैं तुमसे मोहब्बत भी करने लगा था। मैं तुम्हें परेशान करता था, तुम्हें परेशान देखकर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता था। तुम्हारे करीब आकर तुम्हें तड़पाना मुझे अच्छा लगने लगा था। और उस दिन भी मैं बस तुम्हें थोड़ा सा तंग कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हारी इतनी संगत पर मैं भावनाओं में बह गया था और वो सब कुछ हो गया जो शादी से पहले नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रीति, मेरा विश्वास करो, आज के बाद कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये कहते कहते संजय ने खुद अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए थे और मैं तो भगवान की इस कृपा पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। संजय ने बड़े ही प्यार से मुझे अपने करीब कर लिया और मेरे माथे को चूमकर मुझे अपने प्यार का एहसास दिलाया था। मैं भी बहुत खुश थी। संजय का प्यार पाकर मैं अंदर तक सुकून से भर गई थी। मैंने सुकून से अपना सर संजय के कंधे पर टिका दिया था। कुछ ही दिन बाद हमारी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई थी और अब संजय की दीवानगी का ये हाल था कि उसे मेरे बिना कहीं चैन नहीं आता था। ऑफिस में भी वो मुझे साथ लेकर जाता। मेरे पापा का भी वो एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी संजय और प्रीति के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी लेकर भी ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते कहानी को अपनी राय देकर जाना, एक लाइक करके जाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई स्टोरी में।